प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद में रबिया एहसन मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने बानी पीटीआई को लाइव दिखाने की हिमायत कर दी। नैब तरामीम केस के इख्तिलाफी नोट में नैब के सियासी किरदार का पर्दा चाक कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियों पर भी सब लिख दिया। बानी पीटीआई आम कैदी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। उनकी पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब समेत सुपर किंग किरदार जनरल बाजवा से मुतालिक अपने इख्तिलाफी नोट में क्या लिखा है, आम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तौहीन अदालत केस, मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी की दरखास्त मुस्तरद, फैसल वाडा को माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं, सारे सहाफियों को हमने बचाया। काजी फाइज ईसा मीडिया के किरदार पर भी बोल पड़े। वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसकी खिदमत कर रहे थे, चीफ जस्टिस के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। वाडा मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट पेश, कई मेंबरान पार्लियामेंट इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंच गए। आज की समाअत का आंखों देखा अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की दबे लफ्जों में बानी पीटीआई पर तनकीद, बचाव के लिए जरदारी से बैकडोर राब्तों का मशवरा दे दिया। एतजाज एहसन के नजदीक खान जेल में किसकी वजह से हैं, तफसील बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मोदी हालिया इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम, इत्तेहादियों के साथ मिलकर वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां शुरू। बीजेपी को कई जगहों से बदतरीन शिकस्त का सामना, ऑपोजिशन उम्मीद से ज्यादा सीटें निकाल गई। यूसुफ पठान बंगाल से इलेक्शन जीत गए। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई अदाकार इलेक्शन जीत गए। और इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो सिंध में अपने वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश, ट्रांसफर पोस्टिंग सियासत बंद, मेरिट पर अफसरों को लगाने की हिदायत दे दी। वज़रा की सुस्ती पर फट पड़े, आपस की लड़ाइयों का भी जिक्र छेड़ दिया। सिंध हुकूमत के कौन से वज़रा आपस में लड़ रहे हैं, बिलावल ने बानी पीटीआई का जिक्र क्यों किया, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम फैसल वाडा का आज कोर्ट में केस था, उनकी पेशी थी और आपके प्रोग्राम में भी वो आए हैं, आपने उनका मौक़िफ़ भी सुना है। हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उन्होंने इसी के हवाले से स्पेसिफिकली बात की कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत बात की ही नहीं है। अब आज में जो आज कोर्ट में जो ये हुआ है और जिस तरह से अदालत ने इस पर सख्त स्टांस ले लिया है, किस तरह इस सिचुएशन को डेवलप होता देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़े अजीब सी बात है कि इस मुल्क में कंटेम्प्ट बड़ी सिलेक्टिव है। यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ब्लैक शीप है और रोजाना बैठ के मशवरे करते हैं कि खान साहब को कैसे निकालना है। यहीं पे रऊफ हसन साहब ने तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट कह दिया, टाउट कह के मुखातिब किया। जो फजल रहमान साहब थे वो तो 4-4 की कुर्बानी की बात कर रहे हैं। पता नहीं किस किस्म की कुर्बानियां लगे, जो उनकी सामीन है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो अगर उन चीजों पर कंटेम्प्ट नहीं है तो फिर एक ऐसे जुमले पे जिसमें एक बंदे ने इन्फर किया हो या एम्प्लॉय किया हो, नाम भी ना लिया हो, उस पर सारा नजला गिराना, ये मुझे समझ नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुलाना तो फिर सबको बुलाएं, और जिन लोगों ने तो डायरेक्ट कहा है, कोई टाउट कह रहा है, कोई ब्लैक शीप कह रहा है, उनसे आप बात नहीं कर पा रहे। तो व्हाट इज दिस? इसलिए मुझे तो बड़ा मसला खेज लग रहा है। आई डोंट थिंक कि ये एक हद से आगे कोर्ट भी जाएगी, बिकॉज फैसल वाडा का भी स्टांस ठीक है कि अगर आपने एम्प्लॉयड बात पे उनको बुलाया है तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो बेंच पे बैठ के कहा है कि वो प्रॉक्सी है किसी के। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जज अप्लाई करें और आम आदमी अप्लाई ना करे। और मेरा ख्याल है वक्त आ गया, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जजेस को अदालत के कमरे में कम बोलना चाहिए और अपने फैसलों में ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एवरीबडी टेंड्स टू प्ले टू द गैलरी, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे कोई और है। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम जुडिशरी का भी यही हाल है। सो आई थिंक हर एक को थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर तो ईगोस का मसला है कि नहीं किसी को बुला लिया तो वो माफी मांग के जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये रीत भी टूटनी चाहिए। अच्छा मालिक साहब, इसको एक एंगल से ईगो का मसला भी के तौर पे भी देखा जा सकता है, लेकिन एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती है हर इदारे को एक सर्टेन पॉइंट पे। तो ये जितनी भी आप बैकलॉग का जिक्र कर रहे हैं, वी ऑल नो कि ये इस तरह से हुआ है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन कभी तो अदालत या इंस्टीट्यूशन अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करेगा ना। अगर इस तरह का कोई प्रेसिडेंट ही सेट नहीं करेगा तो फिर ये चीज आगे निकलती जाएगी। So you think it's minor issue? I totally agree with you. You have to start somewhere.
then start somewhere with a direct remark. ये जो मैंने दो बातें आपको बताई हैं, टाउट वाली या ब्लैक शीप वाली, ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये हालिया रिसेंट पास की बातें। और बल्कि मुझे तो और भी अजीब लगा जब अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, नो यू शुड टेल हिम कि वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बल बी। अब जज बैठ के अगर आप अपने आप को काले भून कह रहे हैं, ब्लैक बम्बल बीज कह रहे हैं, तो आप तो खुद ट्रिविलाइज कर दिया आपने बात को। आपने तो खुद एक बात का एक तमस्खर उड़ाया है। और अगर आप इतनी बड़ी बात को कैजुअल लेते हैं, देखिए कोई और बात करे तो उसका एंगल और बनता है, लेकिन जब मुल्क का वजीर आजम बात करे तो उस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। मैंने तो अपने शो में भी ये कहा था कि जब वजीर आजम ये कहते हैं कि उनकी नॉलेज में है कि रोज शाम को मशवरे होते हैं कि किसी एक बंदे को कैसे फायदा देना है, अगर उनकी नॉलेज में है कि काली भेड़े हैं जुडिशरी में, तो एज प्राइम मिनिस्टर उन पे लाजिम है, फर्ज है कि वो जुडिशरी से ऐसे जजेस को निकालें। उन पे लाजिम है, वो इल्जाम नहीं लगा सकते, ये तकरीर नहीं है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो अपने ओथ से बाउंड हैं। या बात ना करें, अगर बात किया तो फिर लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं। और कहा था तो मिनल्ला ने कि जी चीफ प्राइम मिनिस्टर को कहें कि फिर एक्शन ले, उनको जुडिशल काउंसिल में भेजें। बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ हर बंदा हर चीज कह देता है और बाद में बीच में से एक आधे बंदे को आप पकड़ लें। अगर फैसल वारदा को इसलिए अदालत ने बुलाया है कि वो समझा जाता है कि जी वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के करीबी हैं, तो फिर ये कब तक एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देने के लिए जुडिशरी किसी को बेल देगी और किसी को कंटेम्प्ट में लगाएगी? फिर खुल के बात सारे को कर देनी चाहिए। जैसे तो मिनल्ला साहब कह रहे हैं सारे सच बोले। ये फिर वो क्या हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सुनानी कहनी तीनू तो सुनानी नू, ऐसे ना करें। फिर अगर इतने सारे दलेर हैं तो फिर देन कॉल स्पेड स्पेड, लेकिन ये किसी और पे निशाना और किसी और को रखना, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑनर ऑफ कोर्ट्स ऑफ। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। तो आपने वैसे तो अपने इसमें गुफ्तगू में कह दिया है कि शायद ये फैसल वारदा साहब या अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं तो इसीलिए बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि रऊफ हसन साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों स्पेयर किया गया है? क्या मतलब फैसल वारदा साहब को उन्हें लगा है कि वीक आदमी हैं, चलें ये कुछ इस तरह का इनका क्लाउट नहीं है, इनके पीछे वजीर आजम ऑफिस नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, वो पीटीआई ने उनको रिजेक्ट कर दिया, किसी और पार्टी में भी फॉर्मली वो है नहीं, तो वन मैन आर्मी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी हरकतें करते हैं, जो भी करते हैं सही या गलत, लेकिन इज अ वन मैन। रऊफ हसन साहब जाहिर है पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो खुद जजेस लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरा वजीर आजम है, तो इन सब में तो सबसे कमजोर यही थे ना, उनको बुला लिया। अच्छा, आपका आज देखा होगा तो काजी फैज़ ईसा साहब एक अग्रेसिव उसमें थे, हार्ट भी थे, एग्रीव्ड भी थे, ही वाज आल्सो फीलिंग अ बिट बिट्रेड एंड ये कहते हैं चीटेड, कि उनका कहना था मीडिया को सबसे ज़्यादा बचाने वाले हमने गिरफ्तारियों से बचाया, इनको मुश्किलों से बचाया, और सबसे ज़्यादा बात भी मेरे पे होती है, गाली भी मुझे पड़ती है। ये कैसे इसको आप देखते हैं? काजी साहब ने तो बड़ा, हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे FIA के केसेस थे, सहाफ़ियों पे बन गए थे, बुला लिया गया था, तो काजी साहब ने बाद में बुला के उनको रिलीव भी लेकर दिया। आज वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू भी होती है, मेरी बैशिंग भी की जाती है, मुझे बुरा भला भी कहा जाता है। क्या देखें, अगर तो आप एक ओहदे पे फायज है, एक आईनी ओहदे पे फायज है, तो आप वो काम करते हैं जो आपके ओहदे का तकाजा है। आप किसी पे एहसान के लिए तो नहीं करते कि हम नाशुक्रे हैं या नहीं है, और हर चीज केस टू केस बेसिस पे चलेगी। आपने सारी जिंदगी कोई जुर्म ना किया हो रूप साहब, लेकिन अगर आप जिस दिन जुर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि देखें मैंने तो 50 साल में कोई जुर्म नहीं किया, आज मैंने बंदा मार दिया, आप मुझे फांसी की सजा दें। सिमिलरली जब कोर्ट कोई अच्छी बात करती है हम सारे तारीफ भी करते हैं, हम शुक्रमंद भी होते हैं, शुक्रगुजार भी होते हैं, लेकिन वही कोर्ट अगर पैमरा को हमारे पे अनलीश करे क्या हम चीखेंगे नहीं? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जुडिशरी, हम खास तौर पे जर्नलिस्टों का तो आखिरी रेफ्यूजी जुडिशरी है। हमें किसी DSP ने नहीं छोड़ना, हमें किसी ISI वाले ने नहीं बचाना, हमें आज तक अगर बचाया तो जुडिशरी नहीं बचाया, और आज भी हमारी उम्मीदें जुडिशरी से ही हैं।
लेकिन कोई ब्लैंकेट कवर तो नहीं है कि बिकॉज जुडिशरी हमारा लास्ट रिजॉर्ट है इसलिए जुडिशरी जो भी करेगी हम तारीफ करेंगे, जुडिशरी जो भी बात कहेगी हम आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि एक दिन हमें जुडिशरी के पास जाना पड़ सकता है अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे तो नहीं हो सकता। मालिक ये बताइए, गलत आप भी प्रिंट से हैं, मैं भी प्रिंट से, आप जैसे उस्ताद थे मेरे एडिटर हैं न्यूज़ में बड़ा लंबा अरसा, तो हमने तो देखा था उस वक्त कि ये इस पे अदलिया पे बात करना, जज साहब पे बात करना, या इवन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे बात करना, आर्मी चीफ हो, DGI हूँ, दीगर इदारे हों, ये नो गो ये एरियाज होते थे अखबारात के लिए। हम अगर लिखते भी थे तो आप जैसे एडिटर या बाकी आपके ऊपर जो बैठे थे वो एडिट कर लेते थे, काट लेते थे कोई, और कहा जाता था कि ना इस पर तो बात आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब तो नो इट्स फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। ये क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ या वो ज़्यादा उसमें आए हैं, ये लाइमलाइट में आए हैं, तकरीरें शुरू हो गई हैं? और फिर मेरा ख्याल है ये चेंज हुआ है सारा 34 साल के ज़माने से। वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही यूज्ड टू प्ले द गैलरी। मुझे तो याद है कि बार हम अदालत में बैठे होते थे तो वो कोई बात कहते देखें ऐसी बात ना करें वरना मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट करेगा, और फिर मीडिया की तरफ देखते भी थे। वो क्यों होता था मीडिया के लिए, कुछ दोस्तों के लिए कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या जजेस अदालतों में इस तरह बोलते थे? क्या इस तरह आपस में लड़ते थे? अब ये 2 दिन जो केस चला है रिजर्व सीट वाला, जो आपने वहां पे बैंटर देखा है, क्लैश देखा है जस्टिस मुनीब का और चीफ जस्टिस का, आपने चीफ जस्टिस का और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, ये तो वो बातें हैं जो इनको अपनी डिस्कशंस में करनी चाहिए। वहां तो ये लग रहा था कि कोई जज प्रोसिक्यूशन की जगह या वो ज्यादा वकालत कर रहा है, वो आर्गुमेंट दे रहे होते थे एक दूसरे के अगेंस्ट। उन्होंने एक बात की, लॉजिक की, तो चीफ जस्टिस भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हमने ओथ जो है हमने लॉजिक पे नहीं उठाया हुआ, हमने टेक्स्ट पे उठाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर वो कैस्केडिंग एरर्स की बात हुई तो उन्होंने कह दिया देखिए उन्होंने रबर स्टैम्प कर दिया। उस रबर स्टैम्प वाले फैसले के अंदर वो भी बैठे हुए थे, वो उस पर रिएक्ट कर गए। ये जजेस के भी बेंच पे एक दूसरे को ऐसे नीचा दिखाते थे। अब जब ऐसे होगा फिर डिस्कशन तो होगी। अब कल को आप कहें कि जी आप जजेस के कॉन्डक्ट पे नहीं बात कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जजेस को भी तो अपने कॉन्डक्ट में नजर रखनी चाहिए। जब जजेस आपस में बहस करेंगे, लड़ेंगे, ओपनली लड़ेंगे, आप उस वक्त ट्रांसमिशन निकाल लीजिए। आपको कितने लॉयर्स सामने बैठे हुए स्मोक करते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे? ऐसे नहीं होता दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं होती मेरे लोग। मैंने कई सुप्रीम कोर्ट में ये बताइए जाके केसेस सुने। आप मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो और जुडिशरी वो ज़्यादा पोलिटिसाइज हुई है, लिहाजा पॉलिटिकल बुनियादों पे लोगों ने उन पे तनकीद भी करना शुरू कर दिया कि आप इस वक्त फ़लाँ के साथ हैं, फ़लाँ को फेवर दे रहे हैं, आप फ़लाँ को हुकूमत में ला रहे हैं, फ़लाँ को गिरा रहे हैं, इलेक्शन आप मैनेज कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इसी तरह केसेस में हमने देखा कि वो तो पॉलिटिकल बेसिस पे जब ये मतलब इंप्रेशन बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हो रहा था, जब इंप्रेशन ये बनेगा कि आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पर्टिकुलर को सपोर्ट करती है, दूसरे को नहीं करती, और ऐसे जुडिशरी के हवाले से आना शुरू हो जाए, जनाब जितने भी केसेस होते हैं पर्टिकुलर बंदे को उसको फेवर मिलना शुरू हो जाते, चाहे नवाज शरीफ साहब को मिली हो, इमरान खान साहब को, या बाकी ये बाद में जितने भी लीडर्स रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक्सपोजर हुआ इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे। सो आज जुडिशरी भी अंडर फायर है और एस्टेब्लिशमेंट भी है, और लोग उनको पॉलिटिकल प्लेयर समझते हैं। आज आपने अतर मिनल्ला साहब का 12-13 पेज का जो मैंने पढ़ा है सर, नोट है वो आपने पढ़ा है ना? एब्सोल्युटली। मुझे आप एक बात बताइए, जिस इशू पे उन्होंने बात की कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए नहीं चाहिए, उस पर कितना उसमें स्याही गई है, और नैब की रगड़ने पे और सुप्रीम कोर्ट को खुद रगड़ने पे कि हमारी जुडिशरी ने क्या क्या किया, कितनी स्याही गई भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज बैठ के अपने बाकी जुडिशरी के बारे में बातें करेगा तो क्या फिर आप और मैं नहीं करेंगे? बात तो आपकी ठीक है। खैर अच्छा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं सर। आज एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को वो जल्दी कोई बहर आते नहीं देख रहे, और प्लस उनका कहना था कि खान साहब जो है खुद वो भी ज़रा अपने घोड़े छाँव पर बांधे हैं, कोई थोड़ी सी बातचीत शुरू करें। जरदारी साहब का उन्होंने रेफरेंस लिया तो वो भी रिजिड हैं। सो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि ये खान साहब उनकी ये एडवाइस उनकी लेंगे? क्योंकि वो तो घोड़े छाँव पे नहीं बांध रहे सर, वो तो रोज़ाना की बुनियाद में कोई ना कोई मैस, कोई प्रॉब्लम, कोई फड्डा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है सर। ये देखिए लोग हर एक की अपनी एनालिसिस है, हर एक की अपना है। हम तो
कंजेक्चर ही कर सकते हैं ना। मेरा अपना अंदाजा ये है कि खान साहब कन्विंस हो गए हैं कि मौजूदा निज़ाम में जो भी हो जाए उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, उनको इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और वो जो भरे जो मर्जी कर लें उनका रगड़ा खत्म नहीं होगा। तो अब उन्होंने देख लिया भी ठीक है, एक्सट्रीम पे चले जाए। आपने वो आज वीडियो देखा है जो आप आज वीडियो ऑन हुआ है, ये मेरा ख्याल है 71 वाले बयानिए से भी ज्यादा बड़ा खौफनाक वीडियो है जो आज लगा है पीटीआई की वेबसाइट पे। और आपने पीटीआई की वो पढ़ी होगी लेटेस्ट ट्वीट ऑल्सो, पीटीआई ऑफिशियल की जो ट्वीट है उसमें तो वो सीधे हो गए हैं बिल्कुल, और उन यहाँ तक कह दिया कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये फौज को अवाम से लड़ा रही है, और यहाँ तक कह दिया कि जो जिनसी तशद्दुद हुआ, फलाना तशद्दुद हुआ, फौजी कैद में हुआ, इससे ज्यादा डायरेक्ट अब हो नहीं सकता। अब आप देखिएगा कि एक आध दिन में 71 वाला बयानिया हल्का लगेगा और ये उससे भी सख्त है। अच्छा, मुझे आपने भी आज रऊफ हसन साहब को मेरा ख्याल है बुलाया हुआ था, काश अब्बासी साहब के शो में थे, तो मैंने नोट किया कि वो हालांकि बड़े अग्रेसिव मिजाज के हैं रऊफ हसन साहब। आज वो FIA में भी मेरा ख्याल है बयान रिकॉर्ड करवा कर आए, गौर साहब भी गए थे, वो डिफेंसिव थे, वो पीछे थे। उन्होंने कोई इस पे उन्होंने जो सोशल मीडिया टीम है खान साहब की जो उनका ये ट्विटर हैंडल चला रही है, आज उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया उनसे, जी मुझे नहीं पता होता कौन चला रहा है, कैसे हैं, बहर बैठ। आज उन्होंने कहा कि मैं बयानिए के साथ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है डिस्टेंस किया। तो आप समझती नहीं कि इस तरह की चीज़ों से जो लोग बहर बैठे हैं खान साहब का चला रहे हैं ट्विटर, वो अपने यहाँ पार्टी के लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके घर हैं, फैमिलीज हैं, उन पे अटैक हुए हैं, उनकी जानों को खतरे हैं, उन पे केसेस हुए हैं। सो उनका ये कोई नहीं सोचते कि थोड़ा सा उनको भी रिलीफ दें जो लोग इनके साथ मुश्किल में खड़े हैं, लाइक रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, एक लंबी लिस्ट है, तमाम लोगों ने भुगता है, भुगत भी रहे हैं। तो ये सबको मतलब वो करवाएंगे कि सब फिर वही वाली बात रंदा फिरना चाहिए कि वो बाहर बैठे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रऊफ साहब का चेहरा करीब से देख रहा था, जो मैंने कट्स बड़े गौर से देखे, वो बड़े खतरनाक कट्स हैं। 2 इंचेस डाउन उनकी इशारा कट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। वो तो अल्लाह ने करम किया कि वो बच गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये तो चांस की बात है, ये तो किस्मत की बात है, कुछ भी हो सकता था। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल देखिए बात यह है कि जिस चीज को अल्टीमेटली जब तक खान साहब रद्द नहीं करेंगे वो ही PTI की पॉलिसी होगी, चाहे रऊफ हसन के, चाहे शाह महमूद साहब के। PTI में हर कोई डिस्पेंसेबल है, और मैंने एक बार पहले कहा था कि PTI और इवन पीपल्स पार्टी और PMLN में फर्क ये है कि जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए होते हैं बहुत इलाकों में। इमरान खान की अब इतनी स्ट्रांग हुई भी है, इससे उनकी हवा इतनी बनी हुई है, वो जिसमें हाथ रखते हैं वो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है। इसलिए उनके ऊपर वो कंपल्शंस भी नहीं है, वो लिमिटेशंस भी नहीं है जो दूसरे लीडर्स को करनी पड़ती कि नहीं हमें इसका भी सोचना है, इसका भी। मालिक ये बताया कर ये पेस चलती रही, जैसे पहले वो वीडियो है जिसपे उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता ही नहीं था, पहले खान साहब ने डिस्टेंस किया, पार्टी ने किया, और फिर पार्टी को लगा कि यार ये समझा जाएगा शायद हम डर गए हैं, उन्होंने कहा नहीं ओनरशिप ले लें, और आज एक और वीडियो आ गई। ये अगर पेस इसी तरीके से रही और इन्होंने कैमरे व्हाट नेक्स्ट इस पे, और इसी तरह खान साहब भी जेल में रहे, तो फिर क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो पार्टी के बाकी लोग हैं, ये आज जैसे रऊफ हसन साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया, तो ऐसा ऐसा वो भी डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे खुद को? लेकिन देखिए उससे नैरेटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आगे पीछे हो जाएंगे, नैरेटिव तो आगे होगा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज जो इस वक्त है वो जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव है। उससे मुझे निज़ाम को खतरा पॉसिबल नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट बाकी तो चलती रहेगी चीजें जिससे चल रही हैं। अच्छा मालिक, लास्टली आज बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक नए रूप में नजर आए हैं, पहले हमने कभी नहीं सुना था। उन्होंने अपने वजीर आला को भी ज़रा टाइट किया है, शर्जील मेमन साहब का नाम लिया है, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खान साहब पे गर्जे बरसे थे, तो टुडे ही वाज डिफरेंट बिलावल। वो तो मतलब है क्योंकि जरदारी साहब बीमारी की वजह से या अपनी सदारत की वजह से साइड पे हो गए, तो आज पहली दफ़ा लगा है कि बिलावल इज़ इन कमांड पार्टी। आज उनको फील हुआ है कि पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया है, और आज उन्होंने मैसेजिंग जो है ना वो डिलीवर किए हैं। बिलावल साहब बड़े अरसे से इन कमांड है, एंड आप यकीन माने नहीं कैमरे पे सर, आज कैमरे पे ये बैठ के बातें करना और फिर वो टीवी पे सारा कुछ चलना, दैट वाज अ डिफरेंट मैसेजिंग सर। मैं ये कह इस पर तो अब डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। बहुत से लोगों का ख्याल है कि देखिए क्राइसिस मैनेजर जरदारी साहब हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है
कि बिलावल की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई है, बिलावल इज फुली इन कमांड, और ये जो चीफ मिनिस्टर भी इस पर हैं, मुझे याद है कि उस वक्त बड़ी बात चल रही थी और एक वक्त आया था कि ज़रदारी साहब चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आज वो कंटिन्यू किए हैं तो प्योरली बिकॉज ऑफ बिलावल साहब है, वरना वो चीफ मिनिस्टर भी आज चीफ मिनिस्टर ना होते। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब ने हमें एक्सक्लूसिवली टाइम दिया और गुफ्तगू की इतने अहम टॉपिक से। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ नैब तरमीम के केस के हवाले से, और इसके अलावा बात करेंगे कुछ जो हिंदुस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह से अपसेट हुआ है, किस तरह से बीजेपी दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आपने मालिक साहब सवाल पूछा बिलावल के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो तो काफ़ी टाइम से कमांडिंग पोजीशन में है, बट इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट था। अब वो कमांड में थे या नहीं थे या जो भी था, लेकिन जो आज की टोन और टेनर था और जो आज की मैसेजिंग थी वो माजी में पहले नहीं देखने को मिली। ऐसे ही है, और आज दो तीन चीज़ें जो मेरा ख्याल है बिलावल ने शायद हिंट लिया है। हिंट ये था कि इंडियन पॉलिटिक्स को अगर आप देखें ना, जो इंडिया में रिजल्ट आए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ही इज़ टेकन ए क्लू फ्रॉम इंडियन ये रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे है, लोगों के जहनों में आएगा कि इंडियन ये इलेक्शंस का इनसे क्या ताल्लुक है। वो ये है कि वहाँ पर जो मोदी साहब जो हैं, उन्होंने जो उन पे मुखालफीन है वो दो तीन जो बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, वो यही कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स से हेट करते हैं, नफ़रत की सियासत को उन्होंने वो दिया है, वहाँ पे प्रमोट किया है। जो उनके क्रिटिक्स हैं, कांग्रेस है या कुछ कोई मीडिया में या दीगर कोई लेफ़्ट के लोग जो हैं जो उन पर मोदी साहब पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनका ये है कि उन्होंने नफ़रत की पॉलिटिक्स को हेट किया है, और कभी पाकिस्तान पे वो बात करते हैं, कभी इंडियन मुस्लिम्स पे बात करते हैं, कभी अब जैसे मतलब बाबरी मास्क वाला ये इशू था, या और बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर राम मंदिर का उन्होंने इनागुरेशन की अयोध्या वगैरह में। तो इस तरह की आपको याद होगा मुसलमानों के हवाले से कहा था घुस बैठे हैं, जिस पर अच्छी खासी उस पर एक अपरोर हुई थी इंडिया में कि आप इस तरह की बातें करें। सो मोदी साहब का एक स्टाइल रहा है जिस वजह से उन्होंने इलेक्शन जीता भी सही। वो गुजरात से आए थे, वहाँ भी उनको प्रॉब्लम थे, और वहाँ पे ये कहा कि राइट्स हुए थे मेरा ख्याल 2002 में, जिसमें बहुत सारे मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो उनका कत्ल किया गया था। तो वो उसी ही वेव के साथ है, लेकिन साथ में शाइनिंग इंडिया भी था कि मोदी साहब इज़ स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग आदमी है, ये पाकिस्तान को भी डील कर सकते हैं, इकॉनमी को आगे इकॉनमी भी ठीक करेंगे, राइजिंग इंडिया का नारा दिया उन्होंने, और प्लस ये बड़े बड़े बिग जो बिजनेसमैन थे वो भी उनके साथ इकट्ठे हो गए, और उन्होंने डिलीवर भी किया बड़ी हद तक, इंडिया की ग्रोथ लेवल को ऊपर वो लेकर गए। पूरी दुनिया से लोग इंटरेस्टेड हुए कि हमने इंडिया में बिजनेस करना है। रीज़न कि इंडिया के पास सबसे बड़ी एक मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास को देख के पूरी दुनिया के बिजनेसमैन के मुंह में पानी आता है, क्योंकि वो कंज्यूमर क्लास है। ये सारी चीज़ें ठीक है उनकी, और इसी वजह से 2019 का इलेक्शन भी जीते थे। अब इसी चीज़ पे वहाँ पे जो ये रिजल्ट आए हैं, तो उससे ये पता चला है कि ना लोगों ने उसको अयोध्या वाले ये मंदिर पे उनको वोट डाले, अपनी मतलब कंस्टिट्यूंसी उसी में हार गए वो, ना उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ हेट पे वोट डाला है कि मुसलमानों के खिलाफ जो बातें हो रही थी या जो भी पाकिस्तान भी दरमियान में आया, मतलब हम तो एक पंचिंग बैग बने रहते हैं ना, आते जाते, हमें तो मुक्का ज़रूरी लगना होता है। सो इन तमाम चीज़ों पे तीन बड़े जो उनके थे, अच्छा मीडिया, उनका मीडिया भी साथ था, वो भी हुआ, तो उससे ये लगा कि इंडियन पब्लिक जो है उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है कि हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी पाकिस्तान क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट से नहीं ताल्लुक कोई कि जो मुसलमानों को आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, घुस बैठे हैं, आपने मंदिर बना दिया, फेयर इनफ, तो लिहाजा हमें तो नहीं फ़र्क पड़ा, हमें फ़र्क पड़ता है हमारी उस महंगाई से, या हमें फ़र्क पड़ता है इससे बेरोज़गारी से, जो दो इसके अलावा मेन इशू बने हैं मोदी साहब। तीसरा मेरा ख्याल में इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है कि लोग तंग आ जाते हैं आपको देख के, रोज़ाना की बुनियादों पर एक ही चेहरा, एक ही फेस, टीवी खोलें वहाँ भी आपकी तस्वीर है, तकरीर है, आप उसके बाद घर जाए ट्विटर खोलें वहाँ पे भी आप हैं, फिर उसके बाद आप मतलब हर चीज़ पे जो भी फ़ोन पे निकालें हर जगह आप ही बैठे हैं, तो लोग तंग आ, घर वाले भी तंग आ जाते हैं आपको रोज़ देख देख के, दे इवन नीड ए ब्रेक। सो इनकम्बेंसी फैक्टर जो होते हैं बड़ा खौफनाक होते हैं कि लोग जो है 15-20 साल बड़ी अच्छी हुकूमत कर लेते हैं और सारी चीज़ अच्छी हो रही है, तो लोग कहते हैं नहीं यार इसका मुंह देख हम थक गए भाई। वो मेरा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा किसी और को कह सकता हूँ, मेरा भी हो सकता है, बस यार काफ़ी होकर रोज़ ही आ जाते हैं और बैठ के भाषण देते हैं हमें। सो इनकम्बेंसी फैक्टर के वो जो लोग हुकूमत में बैठे होते हैं वो बड़ा डेंजरस होता है। अब इससे मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने थोड़ा सा उन क्लू लिया है। वो क्लू क्या है,
उन्होंने शर्जील मेमन साहब को आज, ये मेरी ये है उसके क्या अजम्पशन है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। आज उन्होंने कहा है जिसकी वजह से बात मैं कह रहा हूँ, उन्होंने शर्जील मेमन साहब को बकायदा उन्होंने वो किया, मुखातिब किया कि किधर है शर्जील मेमन साहब। उन्होंने कहा जनाब लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये काम आप मत करें, ये आपका काम नहीं है। आप यहाँ पे सिंध में बैठे हैं, सिंध की बात करें, सिंध के लोगों की बात करें, उनको रिलीफ देने की कोशिश करें, उनको रिलैक्स करें, उनके लिए आपके स्टेप्स। आप जाकर उधर घुस गए, उन्होंने कहा जी आपका मरकज में क्या काम है, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, अब तकरीर फरमा रहे हैं इमरान खान पे, आज उन्होंने रोका है, आप जरा नोट करें क्यों रोका है। उन्हें भी ये शायद फील हुआ है कि यार कि अगर वहाँ पे इंडिया में लोगों ने मोदी साहब जैसे करिज्मेटिक, उनका बड़ा एक पॉपुलर लीडर हैं और पॉपुलर किस्म के वो करते हैं, वो भी कल्ट है ना माशाल्लाह वहाँ पे, उनकी फॉलोइंग को भी इसी तरीके से कहा जाए, उन्होंने मजहब कार्ड अगर बड़े अच्छे तरीके से खेला है, जो निकलिक हुआ उनका। सो बिलावल हैज़ गॉट सम क्लू कि भाई साहब आपने इमरान खान साहब पे बात करें ना, आप सेंटर में घुसें, आपका सिंध है वहीं पे रहें और वहीं पे वोट हमने सिंध से लेने। हमने कोई इस्लामाबाद में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा जिसको जाके मेमन साहब ने उन्होंने वोट देने। सो आज उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज किया है कि आपको इमरान खान साहब पे तकरीर करने से, खिलाफ करने से कोई वोट नहीं मिलने वाला या कोई आपकी कंसर्न है। सो इट वॉज ए बिग शटअप कॉल है मस से, इसको कहते हैं शटअप कॉल, जो आज बिलावल ने दी है अपने कुछ वजीरों को या अपने साथ बैठे हुए थे उनके वज़ीर आला, जो अभी मालिक ने भी कहा है कि जिन्होंने उनको वो किया, उनको मेंटेन रखा था कि इसको रखते अदरवाइज हटाना था उन्होंने। तो इसका मतलब तो एक और हुआ कि फिर बिलावल साहब का जो जजमेंट है वो फिर ठीक नहीं निकली। फिर वो हमारे ना उस्ताद मोहतरम कामरेड ये प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब की ठीक रीडिंग थी कि वो अगर इनको नहीं बनाना चाह रहे थे, जो मालिक ने कहा कि वो इस दफ़ा इनको नहीं बनाना चाह रहे थे मुराद अली शाह को, उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्होंने कामरेड हमारे जरदारी साहब ने देख लिया होगा कि भाई साहब ये 1-2 टर्म लेने का इनकम्बेंसी फैक्टर स्लो हो गए, ये कंफर्ट जोन में आ गए, आप ये मेहनत नहीं करते, बस ठीक है चल रहा है चलता रहेगा, मेरे अलावा कौन वज़ीर आला बनेगा। सो बिलावल ने जब उनको बनवाया तो बिलावल वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये डिलीवर करेंगे, तो बिलावल को फील हुआ नहीं भाई वो तो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, कंप्लेसेंट हो गए। अच्छा अगला सॉरी एक बात, अगला ये बिलावल ने अगर बनना है वजीर आजम बनना है अगले इलेक्शन में, जिसकी वो तैयारी कर रहे लग रहा है, तो उसको वोट तो सिंध से चाहिए। अगर ये हुकूमत रही और इसी तरीके से इनके काम रहे, उनके वजीरों को अब मतलब खवातीन के ट्रांसफर पोस्टिंग जो मतलब तरीका है हमारे यहाँ, अगर अल्लाह का शुक्र पंजाब में तो रोका है ये सारा आके, उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में रोका था, बुज़दार साहब के दौर में रोका था, जिन्होंने सिस्टम बनाया था, लेकिन सिंध में भी है। अब उनको फिक्र पड़ गई है कि जनाब ये जो भाई साहब हैं ये इधर सिंध से बाहर निकल के ये हमले कर रहे हैं, कल को मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मुझे वोट यहाँ से चाहिए, MNA का वोट चाहिए, तो ये तो ये बैठे हुए कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, ये तो काम ही नहीं करते, ये तकरीरें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खान साहब पे, वो बिलावल साहब की उसमें उन्होंने मशवरा किया ना, उनसे पूछा और खुद ही उन्होंने बैठ के उन्होंने तकरीर ठोक दी। आज की बात तो यही लग रहा है, मुझे तो ये फील हुआ है। और बड़ा उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया व्हिच वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड टू साउंडेड रियली गुड, कि उन्होंने कहा कि बस आप फोकस करें एक दूसरे से, क्या नफरत की सियासत और तुमने मैंने ये क्या कर रहे हैं, डिलीवर करें। इंडिया से सीखा है ना, इंडिया में क्या हुआ है, मतलब मोदी साहब की तकरीरों के बाद क्यों नहीं उनको इट्स अ राइट अप्रोच। ये है ना कि अगर तकरीरों से कुछ नहीं मिला, आपने सारी पॉपुलर तकरीरें करके देख ली, फिर मतलब जहां पे अयोध्या में भी टफ होता जा रहा है ना क्लास साहब, क्योंकि इतनी कंटिन्यूअस इनकी सिंध में हुकूमत चल रही है, तो अब जो इनसे सवाल होता है वो बहुत शिद्दत से होता है कि आप इतने टाइम से बैठे हैं क्या कर रहे हैं। सो आई थिंक बिलावल की इट वाज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। ब्रेक पे जाएं, ये देखें इंदिरा गांधी साहबा, मतलब जो ये नेहरू डायनेस्टी की, वो 77 में इलेक्शन हार गई थी, जो उन्होंने 71 की वार जीती हुई थी। तो जरूरी नहीं होता कि पॉपुलर आप इतने रहते हो और सारी उम्र पॉपुलर रहें, आपको किसी वक्त आपको जो वोटर है उठा के बाहर मारता है। ये मैं 2-4 मिसाल, इंदिरा गांधी साहब के 77 का इलेक्शन, अभी मोदी साहब का भी देख लें कि उनकी पार्टी पूरी 272 सीटें नहीं ले सकी जो उनको वहां पर चाहिए थी। सो ये मेरा ख्याल बिलावल हैज गॉट ए क्लू कि यार ये अगर इसी तरह मैंने वजीर शजीर पाले रखे, ये सारे पाले हुए हैं और इनको बचाता रहा, हाँ जी ठीक है, तो ये तो ले डूबेंगे पूरी पार्टी को। वो सिंध है इनके पास, पंजाब में तो वोट बैंक रहा नहीं है उनका, 2-4 जो सीटें लोगों का अपना वोट बैंक है। सो मेरा ख्याल है ही इज प्लेइंग वेरी क्लेवर, और जो उन्होंने थोड़ा टाइट किया आज उन्होंने जरा थोड़ी सी कुछ ठीक है क्लास, अब ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे एतजाज एहसन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर उसको देखें तो शायद उसकी ज़रूरत भी महसूस होनी चाहिए कि अगर बैकडोर ना भी राब्ते किए जाएं तो कम से कम एक कम्युनिकेशन चैनल का बहाल होना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लास साहब, कुछ बात करेंगे ये जो एफआईए में पेशी थी आज बेस्ट गोहर की और रऊफ हसन साहब की, और ये जो वो मुतनाज़ ट्वीट है उस हवाले से ये पेशी थी, उन्होंने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ दिया। रऊफ हसन साहब तो बहुत जगह प्रोग्राम्स में बैठ के अपना मौक़िफ़ देते रहे। अब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैच ही, जिस तरह आपने भी मालिक साहब को कहा कि वो डिस्टेंस भी कर रहे हैं इस बयानिए से, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें रुक नहीं रही जो मालिक साहब बताए थे। इट्स अ वेरी डेंजरस इंडिकेशन कि ये चीज़ कहीं पे भी रुक नहीं रही। अगर रियलाइजेशन हो रही है तो किस नौयत की हो रही है? मसला ये है कि मैं ये पहले भी एक दो दफ़ा बात हो चुकी है, हालांकि मैं सारी बात जो कहता हूँ पीटीआई वाले दोस्त मानते तो नहीं होते, क्योंकि उनको स्ट्रेट बात चाहिए होती है कि सारी उन्हीं की भले की बातें हमेशा की। मेरा मानना है, अभी लोग इसको डाउट करें जो उनकी मर्ज़ी है, कि मैं हमेशा कहता रहूँ कि आपको किस तरह का पॉलिटिकल वर्कर चाहिए। इमरान खान साहब को गुरिल्ला चाहिए जिसने जंगों की तरबियत ली हुई है, पहाड़ों में गुजारा किया हो, 3-3 4-4 दिन भूखा रहा हो, जोटो कराटे जानता हो, और जब पुलिस छापा मारने है तो लड़ाई झगड़ा करे, उसके बच्चे उसकी फैमिली वो सफ़र करें, रोज़गार ख़त्म हो जाएं, उस पर ये केसेस बन जाएं, मिलिट्री उनको उठा के ले जाए, उनको एजेंसियां उठा के ले जाएं, घर वाले दर बदर, बच्चे स्कूलों से गायब, मुल्क छोड़ दो। इसके अलावा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी पीटीआई में रहने का। जो बात आज अच्छा, ये मैं इसलिए भी थोड़ी सी ये बात कह रहा हूँ कि आज एतजाज़ ने मिलती जुलती बात वही की है जो मैं कहता हूँ। ये तमाम ये क्राउड जो है ना खान साहब का जो फ़ैन फॉलोइंग, मेरी ये बातें सुनकर नाराज़ हो जाते हैं। एतजाज़ साहब की बात पर नाराज़ नहीं होंगे जो उन्होंने पोलिटिकल बात की। ये बातें मैं डिफरेंट अंदाज में, थोड़ी सी शायद कड़वे अंदाज में कह देता हूँ, शुगर कोटेड नहीं करता। और भाई अगर आप इसी तरीके से करते जाए, आपको सबसे ज्यादा ये जो थे गुफ्तगू में अग्रेसिव थे रऊफ हसन साहब थे ना। रऊफ हसन साहब ने हर टीवी शो में बैठ कर खुद को डिस्टेंस किया अपने आप को। क्यों? आप मतलब अपने पार्टी वर्कर्स की, कुछ लोग आपके साथ मुश्किल हालात में खड़े हुए, मुश्किल टाइम था जिसमें मान लिया एस्टेब्लिशमेंट ने जाते की, आपके साथ हुकूमत ने की, एजेंसियों ने की, जुल्म हुआ, सतम हुआ, लोग अपने घर छोड़ गए, बेचारे आज तक गायब हैं, उनके कारोबार तबाह कर दिया गया, घरों को तोड़ फोड़ के मुल्क छोड़ गए। फेयर इनफ, आपका एज ए पार्टी चेयरमैन के तौर पर कुछ आपकी भी तो कुछ थोड़ा सा बनता है कि नहीं बनता है कि रोजाना की बुनियाद पे आपने तो जहाँ पहुँचना था पहुँचे बैठे हैं। वो मुझे उसका सीन याद आता है ना, मुन्ना भाई वो लगे रहो वाला, जिसमें वो और कितना अंदर जाओ, उसने कहा और कितना अंदर जाएंगे, वहाँ के भाई यहाँ जेल में आके बैठे हैं, आप मुझे कहते फलां को टपका देते हैं, तो अगर इससे ज्यादा कितना अंदर जाएंगे? खान साहब ने तो जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए, उससे ज्यादा कहाँ अंदर जाएंगे? अगर अल्लाह उनकी मुश्किलें वो आसान करे, वो जेल से बाहर हैं। और लेकिन भाई साहब और भी तो लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको रिलीफ दें। ये पाकिस्तान है, आप इसको इतना बोझ आपने डाल दिया है, इस पूरे का पूरा अपनी पार्टी पे डाल दिया, इंस्टीट्यूशंस पे डाल, ये इस काबिल नहीं। अब आप कहेंगे दुनिया में, अच्छा फिर पता है हमें क्या बताया जाता है, और जब अमेरिका में ये होते हैं तो अमेरिका में ट्रंप के साथ क्या हो रहा है फिर? ठीक है, अच्छा फिर मिसालें में कहाँ की देते हैं? वो अमेरिका की देंगे, यूरोप की देंगे, ब्रिटेन, उससे कम तो मिसाल देते नहीं। मुझे याद दिलाया कि कल इस बात करेंगे जी। सो खान साहब आप तो जहाँ पे थे अल्लाह आपको वापस लाए, आप मतलब आगे फ्री होकर हैं, दूसरों का भी ख्याल करें। अपने जो रोजाना की बुनियादों पे आपने यहाँ पे 180 की स्पीड पे, जो मैं कहता होता हूँ स्पीड ब्रेकर जो है ना, वो खान साहब को पहले नजर नहीं आता, आ जाए तो वो स्पीड बढ़ा देते हैं। इसको डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।